तो आपने बंसीलाल के खिलाफ चुनाव में धांधली और वायलेंस किया। आप चुनाव से पहले तो कहीं ना कहीं करप्ट प्रैक्टिस में आते हो, अंदर मैंने कैप्चरिंग कैसे कर ली? ये तो फिर फेलियर है सरकार का। चौधरी धर्मवीर ने बंसीलाल जी की 3 पीढ़ियों को हराया। मैं अगर नहीं आ रहा तो मैं 2.5 साल एमएलए कैसे रहा? आपके दिल में ऐसा था कि भाई मैं सीएम की रेस में मैं होना सीएम की रेस में कभी नहीं रहा। धर्मवीर सिंह को चुनाव जितवाने में राव इंद्रजीत सिंह की क्या भूमिका रहती है? अपने चुनाव की तरह ही मेरे तो पूरा टाइम देते हैं। फिर जेपी दलाल को हराने में धर्मवीर सिंह ने पूरा जोर लगा दिया था। और किरण चौधरी के साथ मिलके राजवीर फरटिया की मदद की कि वो जीत जाएं और जेपी दलाल हार जाएं। राजवीर फरटिया तो मेरी लोकसभा में सबसे ज्यादा अग्रेसिव होकर मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अभय सिंह भी राव इंद्रजीत पर ही आरोप लगा रहे हैं। इन दोनों नेताओं में कहीं ना कहीं अहम है और अहम राजनीति में आगे नहीं बढ़ने देते। रावण का ही अहम निकाल दिया लोगों ने। आगे चुनाव लड़ेंगे आप? ये सारा काम पार्टी का है। बुढ़ापा पेंशन को लेकर बहुत सारा प्रदेश में बवाल हुआ। सिर्फ रोकी गई थी, काटी नहीं थी। बीजेपी वालों को घुसने नहीं देंगे, वो ऐसा गुरनाम है। चढ़ूनी कह रहे हैं, डंडे तैयार रखो। वोट लेना है तो ऐसी बातों को ही, झूठी बातों को आगे करना पड़ेगा। अभय चौटाला आज तक अपने आप को क्रेडिट देते हैं कि हमारे वजह से जो हो गया वो हो गया, वरना आज तक तो कुछ किया नहीं। कोई भी कहता तो झूठ कहता। तो लोगों ने बता लो, समझाओ ना। अच्छा, चौधरी देवीलाल ने ये हाँ, सीख सच्चाई दी थी थी ये आप। बात। ये सीख थी और ये गलत नहीं है। इसीलिए आज सारी पार्टियां असल काम हो गई तो भी कहेंगे कि बता दो। कांग्रेस कहती है काम तो सारे हमने ही किए थे, बीजेपी ने बस नाम बदल दिया, ये रिबन काटने का काम किया, नया कुछ किया नहीं। मनरेगा का कभी 30-35 हजार करोड़ से ज्यादा पैसा हम नहीं खर्च कर पाए। कांग्रेस में सबसे ज्यादा नजदीकियां हुड्डा साहब से आपकी रही। नहीं, मेरे सभी से रही। तो ये सारी चीजें आपके साथ सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि आपकी किसी से बनी नहीं? नहीं, मेरे को निकालने के लिए सब ताकतें इकट्ठी हो जाती है कि इसको निकालो। नाम बीजेपी ने सोचा कि भाई मनोहर लाल जी को केंद्र में बुला के हरियाणा में नायब सैनिक को भेज दिया जाए। बहुत अच्छी पसंद थी। आपने देवीलाल जी के साथ काम किया, बंसीलाल जी के साथ किया, मनोहर लाल जी के साथ किया, भजन लाल जी के साथ किया। सबसे बेहतर आपको क्या लगा कि भाई प्रदेश हित में जितना डेवलपमेंट का काम पर बंसीलाल जी ने किया, इतना मैं उसको नंबर 1 मानता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है द प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट में। और आज के इस खास शो में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बेहद खास हैं, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जहां पर जाते मतलब ऐसे घूमने फिरने के लिए नहीं, मतलब जिस राजनीतिक पार्टी में जाते हैं उनकी समझ इतनी बड़ी है कि उनको मालूम चलता है कि भाई आने वाला वक्त इसी पार्टी का है और इसी पार्टी में रहेंगे तो आगे जो समय है वो लोगों के लिए भी अच्छा लेकर आ पाएंगे और खुद के लिए तो कम से कम ये सुनिश्चित करेंगे कि हिस्सेदारी सीधा सरकार में हो, राज में हो। हमारे साथ बीजेपी के भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी हैं। धर्मवीर जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ पर। धन्यवाद। एक बहुत लंबा राजनीतिक करियर, 42 साल के लगभग, और शुरुआत आप करते हैं तो बिल्कुल छोटी शुरुआत, जैसे कहते हैं ना कि मतलब एक छोटे से चुनाव से शुरू करा और लगातार लड़ाई लड़ते गए, संघर्ष करते गए और अब तीसरी बार बीजेपी के सांसद के तौर पे काम कर रहे हैं। अपने पूरे इस राजनीतिक सफर को देखते हैं तो मतलब पीछे मुड़ के क्या एहसास होता है या क्या ऐसी सबक सीख जो आप लोगों को देना चाहते हैं? देखिए, मैंने राजनीति शुरू करी 83 में। सही बात है कि उन बातों को आज बहुत समय हो गया, लगभग 43 42 43। हाँ, गांव के मेंबर पंचायत से और बहुत अरसे के बाद पंचायत समितियों का हरियाणा प्रदेश में गठन हुआ था। अगर मैं गलती पर ना हो तो शायद ये 70-71 के बाद दोबारा से गठन हुआ और मैं उसी चुनाव में फिर पंचायत समिति का सदस्य चुना गया। और पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा ही पंचायत समिति का चेयरमैन उन्हीं के वोटर से मेजोरिटी से बनता था। और वो जो चुनाव था मेरे लिए जीवन का सबसे ज्यादा संघर्षपूर्ण अगर कोई चुनाव था तो वो था पहला चुनाव। और उसका भी मुख्य कारण था, उस वक्त प्रदेश की सरकार में भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे। जिस क्षेत्र से मैं पंचायत समिति का चेयरपर्सन बना उसका नाम था बवानी खेड़ा ब्लॉक। सुरेंद्र सिंह भी उस सरकार में शामिल थे, वो भी मंत्री थे।
मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा था उसमें बंसीलाल और भजनलाल जी दोनों का संयुक्त उम्मीदवार था। बंसीलाल की बुआ का लड़का था नरेंद्र लांबा, आजकल तो वो चौधरी देवलाल का भी रिश्तेदार है। अमर सिंह धानक जो मंत्री था, क्योंकि सुरेंद्र का सगा वो ताऊ हो गया, बुआ का लड़का, दोनों ने मिलके जब वो चुनाव में मेजोरिटी मेरे समितियों के सदस्य चुने गए तो मेरा चेयरमैन का चुनाव नहीं होने दिया। मतलब सीधे पहले छोटे से ही चुनाव में हाँ, सीधा मुख्यमंत्री से टक्कर हो गई और सीधा टक्कर होगी। मेरे साथ केवल तो जगन्नाथ थे पूर्व मंत्री और जनता थी। एक इन्हीं के गांव का एक सरपंच होता था कुंगड़ का फूल सिंह, दूसरी पंचायत, वो भी समिति का सदस्य चुना गया हमारी सपोर्ट से। लेकिन उसके ऊपर सरकार का इतना दबाव था कि वो जनता का दबाव और वोटर का दबाव देखे तो मेरे साथ रहे, सरकार का दबाव सह नहीं कर पाया। हालांकि उस वक्त वो अध्यक्ष था जनता पार्टी का, जिला भिवानी का अध्यक्ष था। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चुनाव वो डर गया बेचारा। फिर वो लोकदल बनी तो लोकदल का अध्यक्ष रहा, साथी था हमारा, उसने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करते ही उसकी सीट को भरने के लिए भी हमें 1.5 साल लग गया कि इसका चुनाव की सीट का दोबारा चुनाव कराओ। मेजोरिटी 2/3 मेरे साथ, 1/3 उनके पास। तो अगर ऐसे चुनाव फंस जाता या दोबारा चुनाव होना पड़ता तो सरकार डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालती है? अगर खूब डालती है। जैसे आज उनका जो रिटर्निंग अफसर आज की डेट दे रखी है, मौके के ऊपर जाके उसको बीमार कर देती सरकार, नहीं आता। यूं करते करते 10 बार वो पोस्टपोन हुआ और आखिर में वो चुनाव करवाया ही मतलब नहीं। ये सब 1983 से ही चला आ रहा है। हाँ, कि और सरकारें धीरे धीरे फिर सोसाइटी से मेंबर आए। एक समय ऐसा आया कि हमने थोड़ी सी गुस्ताखी करनी पड़ी। अपने 2 सदस्यों को हमने उस खेमे में भेज दिया, ये कह के सेंध मारी। अच्छा, कि हमने धर्मवीर को छोड़ दिया, जैसे अंडरकवर एजेंट के तौर पे आपने भेज दिया। अच्छा, पूरी प्लानिंग आपने की? और हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। मुझे याद है कि चौधरी भजनलाल के पास गए और चौधरी जगन्नाथ गए कि जी हमें सिर्फ डेट दे दो, हमको सपोर्ट नहीं कर रहे, ना ले रहे। उसने हाथ खड़े कर दिए, मैं डेट नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद पंचायत समिति का मुझे आज भी डेट याद है, 15 मार्च को फिर समिति का चुनाव हुआ, अध्यक्ष का मैं जीत गया। वो वोटर जो हमने भेजे थे उन्होंने अंदर जाके वोट हमारा डाल दिया। और फिर 1-1.5 साल के बाद 86 में बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बन गए। उनसे पहले उन्होंने मेरे समिति के 2 सदस्यों को टर्मिनेट करवा दिया। मैं हाईकोर्ट से स्टे लिया है। और उसके बाद जब बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सारी ट्राई करी कि मेरे को कैसे हटाया जाए, नहीं हटा पाए। एकमात्र भवानी खेड़ा पंचायत समिति ऐसी थी जिसको भंग कर दिया, समिति को ही भंग कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं वहां उसका चेयरपर्सन था। अच्छा, मतलब कोई रीजन नहीं था, बस ना आपसे जो विदाउट एनी रीजन, आपसे जो दुश्मनी थी, ये पॉलिटिकल राइवलरी। हाँ। और फिर क्योंकि हमारा 85 का संघर्ष चल पड़ा था राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ। 87 में मेरा विधानसभा क्षेत्र तो शाम नहीं है, मैं तो जो आपके साथ है कुंगड़ के पास गांव है हमारा, तो अब रिजर्व में है, पहले रिजर्व में नहीं था, वो मुढाल विधानसभा थी। तो देवलाल ने और ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे को तोशाम से टिकट दे दी, मैं चुनाव जीत गया। और चुनाव के बाद आज भी मुझे याद है मेरा मार्जिन था 2186 वोटों। पहला ऐसा चुनाव था जिसमें इलेक्शन पेटिशन में, क्योंकि वो परिवार सारा वकील था, मेरे खिलाफ इलेक्शन पेटिशन हुई और पेटिशन में ये मुद्दा लिया गया, करप्ट प्रैक्टिस तो नहीं माने उन्होंने कि पोलिंग के बाद, ये आप बंसीलाल जी के चुनाव की बात कर रहे हैं जिसमें आप जीते और बाद में हाई कोर्ट में चले गए। हाँ, वही है ना? तो उसमें आप पे धांधली के आरोप लगे, वायलेंस के आरोप लगे। मैं वही बता रहा हूँ। तो आपने बंसीलाल के खिलाफ चुनाव में धांधली और वायलेंस किया? ऐसा है, मैं वही तो बता रहा हूँ। वो इलेक्शन पेटिशन में गए
कि धर्मवीर करप्ट प्रैक्टिस के हिसाब से चुनाव जीता है, धांधली करी है इन्होंने। लेकिन कोर्ट ने माना कि धांधली तो नहीं है। क्या है कि आपका वोटरों को लुभावना, वोटर को खरीदना, बूथ कैप्चरिंग करना, ये सारी है करप्ट प्रैक्टिस। मेरे खिलाफ क्या आरोप लगा? मेरा कोई भी काउंटिंग एजेंट सिर्फ एक था, एक काउंटिंग एजेंट, एक ही। हाँ सिर्फ एक। हम टोटल 8-10 कैंडिडेट थे, इंडिपेंडेंट के भी काउंटिंग एजेंट थे, बंसीलाल जी के भी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने काउंटिंग को कैप्चरिंग कर ली। काउंटिंग करवाना काम प्रशासन का है, मेरा तो एजेंट ही एक है, या मैं हूं या मेरा एक एजेंट है, दूसरा तो मेरा कोई आदमी, तीसरा आदमी नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि जो वोट ऑफ परसेंटेज कैंसिलेशन की है, डबल जो मोर हैं, इनकी एवरेज ज्यादा आ रही है। और इस बात पर मेरे को हाई कोर्ट ने हरा दिया। आप पे बैन भी लगाया गया चुनाव लड़ने का। सुनो तो लो, जैसे ही उन्होंने हटाया और बिल्कुल उन्होंने कहा कि आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने का ये फैसला गलत है। नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मतलब हाई कोर्ट का बैन लगाने का फैसला गलत है? नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बाकी आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखा था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उस जो फैसला था हाई कोर्ट का, उसको स्टे करके ये कहा कि इसके ऊपर न तो आप बैन लगा सकते और ये चुनाव भी लड़ेगा और ये सरकार में वजीर भी रहेगा। न हम बंसीलाल को जिताते, न हम इसको जीता मान रहे। अच्छा, इस प्रकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। मतलब आपने बंसीलाल जी को नहीं हराया? नहीं, मैं 2186 वोटों से जीता हूं। जब मैं लगभग 2.5 साल तक बतौर एमएलए, और जब मेरा मार्जिन 2186 बाद में कोर्ट ने कोर्ट ने उसको थोड़ा जिता दिया। नहीं जिता ना, बात तो यही मतलब आप कह रहे टाई हो गया। हाँ, ये मान के चलो, मतलब ना हारे ना जीते। हाँ, फिर वही केस 96 के बाद डिसाइड हुआ। अच्छा, 96। हाँ, और वो किसने किया मैं बता देता हूँ। टीएन सेशन, उन्होंने फिर उस केस को भेजा राष्ट्रपति के पास। अच्छा, आपका केस उसके बाद राष्ट्रपति के पास? हाँ, और राष्ट्रपति के बाद वो केस आया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। आजकल जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तब ढांचा अलग था। टीएन सेशन तब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। और एक होते थे मिस्टर MS गिल, जो बाद में वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, भारत सरकार में स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बने। वो इलेक्शन कमिश्नर थे। वो क्योंकि पंजाब हरियाणा से थे। मुझे आज भी याद है, मेरा जो वकील था वो कपिल सिब्बल था। अच्छा, उनका भी कोई वकील था। उनके वकील ने और MS गिल का कहीं ना कहीं झुकाव तो बंसीलाल जी की तरफ था। टीएन सेशन ने भरी हाउस में बहस में ये कहा कि गिल साहब, मैं इस बंदे ने नहीं रोक सकता, ये चुनाव लड़ेगा। आपके बारे में? हाँ, अगर आप ऊपर कांग्रेस की सरकार है, आप कांग्रेस की सरकार में इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट किया था 8A, जब इमरजेंसी लगाई, और ये अमेंडमेंट मैंने नहीं किया, कांग्रेस की सरकार ने किया है। उस वक्त कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे जब मेरा पेटिशन चल रहा था। क्या इलेक्शन पेटिशन का डिसाइड करवा लो, वहां दोबारा अमेंडमेंट करवाओ, पार्लियामेंट चल रही है, अगर इस लड़के को रोकना है तो। अच्छा, मतलब एक चौधरी धर्मवीर को रोकने के लिए, हाँ, कि आप वहां पूरा देश हिला दिया आपने। तो उन्होंने कहा तो वो तो ही सकता था, क्योंकि कांग्रेस ने ही अमेंड किया था, इंदिरा गांधी ने। उस फैसले को लेके मेरे को कहा नहीं, ये चुनाव लड़ेगा, इसको रोक नहीं सकते आप। ये है धारा आपकी 8A अमेंड किया था। और सच्चाई तो ये है कि अगर कोई सारा सिस्टम चुनाव करवाता है, आप चुनाव से पहले तो कहीं ना कहीं करप्ट प्रैक्टिस में आते हो, अंदर मैंने कैप्चरिंग कैसे कर ली? ये तो फिर फेलियर है सरकार का, शासन प्रशासन का फेलियर हुआ। आरोप उन्होंने जरूर लगा दिए, और उस आरोप लगाने से ठीक है कि मेरे को उसको दोनों को जो हाईकोर्ट ने फैसला किया, उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट गया, और फिर 96 में जाके
नहीं, फिर हुआ क्या 96 में, क्या फैसला हुआ वो? मैंने चुनाव लड़ा, मैंने 91 का भी लड़ा, 96 का भी लड़ा, मेरे को कह दिया। मतलब फिर लेकिन उस चुनाव को लेके कुछ भी नहीं था, वो एज इट इज ही था, मतलब ना हारा ना जीता हुआ ही रहा। वो फिर यूं का यूं छोड़ दिया, यूं का यूं छोड़ दिया, यूं का यूं छोड़ दिया। तो मतलब ये कहा जाता है कि चौधरी धर्मवीर ने बंसीलाल जी की 3 पीढ़ियों को हराया। नहीं मतलब नहीं अब वो हम कहना छोड़ दें, मतलब 2 को हराया। नहीं नहीं, मैं अगर नहीं आ रहा तो मैं 2.5 साल एमएलए कैसे रहा। लेकिन बाद में तो हो गया ना कि भाई क्या हुआ? माल प्रैक्टिसेस। नहीं, मेल प्रैक्टिस नहीं मानी ना, क्योंकि वो फेलियर तो उनका माना। क्योंकि मेरी जानकारी में ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बैन नहीं लगा सकते, लेकिन जो बाकी आरोप है वो सही है। नहीं, अगर आरोप सही होता तो मेरे को बैन क्यों नहीं लगाया? फिर क्यों नहीं लगाया? और तरह मेरे ऊपर भी लगा देते। ये पहला ऐसा फैसला है जो बड़ा पेचीदा फैसला है, तो इसलिए आप और मैं एक नया था, और इसलिए मैंने 87 से 91 तक मैंने प्रतिनिधित्व किया तो संविधान सभा का, किसी और ने थोड़ा ही किया, मैंने किया। तो आप मतलब जीता हुआ ही मानेंगे? क्यों नहीं मानूंगा? देखो, आरोप तो कोई भी लगा सकता है। मतलब एक बात बताओ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, एक नॉर्मल इंसान, उसके सामने चीफ मिनिस्टर, तो एक नॉर्मल इंसान अगर चुनाव लड़ रहा है तो वो क्या पूरा हाईजैक कर सकता है सिस्टम की? चीफ मिनिस्टर देखता रह जाए? देखो, ऐसा है, बचपन से मेरी एक आदत रही है, मैं कभी भी जितनी कितनी बड़ी आपदा आ जाए, मैं बगैर सोचे समझे उसमें कूद जाता हूँ, और बचाव अपने आप हो जाता है। मैं ये नहीं सोचता कि आत्मा मानती है कि नहीं, संघर्षी जीवन है, करो स्टार्ट से। अब आरोप तो सच्चाई यह है कि जब मैं 91 में जो ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री तीसरी बार बने, मैं बतौर मुख्यमंत्री देवीलाल के साथ, बनारसी दास गुप्ता के साथ, मास्टर काम सिंह के साथ, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ रहा, चारों चीफ मिनिस्टरों के साथ रहा बतौर मंत्री। बड़ी छोटी सी बात पर जो मेरी बड़ी भारी भूल थी, मेरे पास जो डिपार्टमेंट था उसमें से ओम प्रकाश चौटाला जी ने 700 के करीब आसपास जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर थे, उनको हटा दिया मेरे को बगैर पूछे, और उस छोटी सी बात पर मैं रिएक्शन कर गया। छोटी सी बात पर, कोई बड़ी बात नहीं थी। कॉन्ट्रैक्टर, ड्राइवर, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, रोडवेज महकमे में जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, कंडक्टर की कंडक्टर, बस कंडक्टर, हेल्पर, ये उस टाइम पर हम आउटसोर्स की बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर लेते थे, थ्रू एम्प्लॉयमेंट, थ्रू एसएस बोर्ड नहीं, ताकि बसों को चलाया जा सके। तो मतलब ये लोग वैसे थे कि जो आपने मतलब पर्ची वर्ची चलती होगी तो उस टाइम पे आपने वैसे रखा हो तो उन्होंने निकाल ऐसा है, हम जैसे गर्मी है, बारिश का टाइम है, तो बसों को धुलाने के लिए या कोई टायर मैन लेना है, बस खड़ी होगी, कैजुअल लेबर लेनी है तो उन्हें लेनी पड़ती है। वो जितने भी हरियाणा में लगे हुए थे, ये कह के उनको हटा दिया, मेरे से पूछा नहीं। उससे मेरी नाराजगी बढ़ गई, और उस नाराजगी का रिएक्शन मैंने सरकार छोड़ दी। मैं जिंदगी की भूल ही मानता हूँ कि इतना जल्दी आदमी ने रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए, और मैं दिखा गया। तो आपको समझाया नहीं उस वक्त देवीलाल जी ने? कोशिश नहीं की कि भाई क्या होगा, इतनी सी बात है, ऐसे नहीं, छोटी सी बात पर जब होने के बाद जब मन में खटास आ जाता है तो वो बात फिर दोबारा गांठ जुड़ जाती है, लेकिन वो रस्सी वही काम नहीं कर पाती है। और चुनाव का 1.25 साल पड़ा था, चुनाव तो सही मायने में 92 में होने चाहिए थे, और वो मार्च 91 में ही चुनाव आ गया। यानी हमने सरकार छोड़ के 1.25 साल पहले की, और हम फिर उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो। तो मतलब ऐसे क्या कहते हैं, आप सरकार छोड़ दी हमने, आपको पता चल जाता है कि किसकी हवा है, कौन आने वाला है, वही चला जाता हो। हमारी तो बात नहीं थी, 1.25 साल तो हमारा पीरियड था, हम तो उस छोटी सी बात पर टकराव। तो मतलब इस आरोप को भी आप गलत मानते हैं? बिल्कुल 100% गलत मानूंगा मैं। जब 1.25 साल आप सरकार में बैठे हो, 1.25 साल के बाद क्या होगा किसको क्या पता था। और उस वक्त हम, राजीव गांधी उस वक्त कांग्रेस के लीडर थे, वीरेंद्र सिंह कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, हमने इनको ही पकड़ा। वीरेंद्र सिंह उस वक्त हुड्डा साहब कोई ज्यादा नहीं थे, पिक्चर में नहीं थे। अगर आप हुड्डा साहब की सही पूछोगे ना, तो मैं और हुड्डा साहब दोनों इकट्ठे चेयरमैन थे पंचायत समिति के। अच्छा।
उस पीरियड में। और मैंने सारा हरियाणा के पंचायत समितियों का एक गठन किया संघर्ष के लिए कि हमारे अधिकार दो, जैसे आजकल होते हैं ना सरपंच एसोसिएशन, संघर्ष समितियां वो होती हैं। वो हमारी संघर्ष समिति बनी। मैंने अच्छा। अपने घर पर उसका ऑफिस बनाया। हम लगभग 2 साल वो संघर्ष तो की। हुड्डा साहब भी उसमें आते थे? हुड्डा साहब हमने बनाए प्रधान, मैं बन गया जनरल सेक्रेटरी। अच्छा। उसका ऑफिस खोल लिया मैंने मेरे घर पर भिवानी। तो हम लोग लड़ाई लड़ी, उसके बाद मैं एमएलए बन गया, वो मैंने छोड़ दिया फिर सिस्टम। तो एमएलए बन तो गया। कांग्रेस में सबसे ज्यादा नजदीकियां हुड्डा साहब से आपकी रही? नहीं, मेरे सभी से रही। सभी से रही। हाँ, हुड्डा साहब एक अच्छे इंसान है। कोई राजनीति एक अलग चीज है, राजनीति में कई बार फिट नहीं बैठती बात। तो उसके बाद क्योंकि मेरे संबंध शैलजा जी से भी, वीरेंद्र से भी, रणदीप से भी, मेरे सभी ग्रुपों से हैं, मैं कभी बिगाड़ता नहीं। तो अब कांग्रेस को लेके कब खटास मन में आई? मैं बताया ना कांग्रेस को लेके कब आई। क्योंकि मैं सीटिंग एमएलए था तो शाम से 2000 से 2005 एमएलए था। बंसीलाल जी ने विकास पार्टी बना ली थी, अलग से हो गए वो। और उन्होंने एंड टाइम पर 2004 में विकास पार्टी को दोबारा मर्ज कर दिया कांग्रेस में। सीटिंग एमएलए पहला ऐसा मैं हूं जिसकी सीटिंग एमएलए होते हुए कहा कि नहीं, आपने ये हल्का छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ने के लिए बदकिस्मती से मेरी भजनलाल जी से भी अच्छी थी, लेकिन हमारा किसी एक रैली के अंदर थोड़ा सा टकराव। बदकिस्मती से अच्छी थी मतलब समझ में नहीं आया। नहीं, बदकिस्मती से टकराव। अच्छा, टकराव हो गया। एक रैली हुई थी भिवानी में 2001 में, उसमें हमारा बड़ी रैली थी, उसमें कहीं ना कहीं अहम की बात को लेकर टकराव हो गया। उसमें भी आप तैश में आ गए किसी बात को लेकर? हाँ, आया था। उस रैली को मैंने आज भी याद है, कांग्रेस के बैनर की बजाय मैंने मेरी एक जो संगठन है उसके नाम से पार्क बुक करवाया था। अच्छा। और उसमें माननीय हुड्डा साहब भी थे, वीरेंद्र भी था, सारी कांग्रेस थी, भजनलाल जी भी थे। अच्छा, रैली थी कांग्रेस की, आपने बैनर अपना लगा दिया? मोहसिना की तो भी शायद उस दिनों इंचार्ज होती थी। अच्छा। बस वो एक नशे की ताकत का हो, एक ताकत भी नशा है। उसमें कहीं ना कहीं स्टेज सेक्रेटरी के लिए झगड़ा हो गया। मैंने कहा कि मेरा स्टेज सेक्रेटरी होगा या दान सिंह, राव दान सिंह। हाँ, मेरे साथ एमएलए था। भजनलाल जी बोले मेरा होगा धर्मपाल मलिक। मैंने कहा मैं धर्मपाल मलिक को नहीं बनाता। मैंने कहा मैं जाट हूँ, नॉन जाट है दान सिंह। वो बोला मैं नॉन जाट हूँ तो मेरा जाट होगा। यहाँ टकराव हो गया हमारा। तो जीता कौन इसमें फिर? मैं दान सिंह रहा मेरा स्टेट सेक्रेटरी। बिल्कुल, मैं मेरी बात से पीछे नहीं हटता कभी। उसमें कहीं ना कहीं फिर कोई अफरा तफरी सी होगी। बहुत बड़ी रैली थी वो, इतिहास की। कई चीजें हो जाती हैं, बचपन में कहो, जवानी में कहो, हो जाती है। तो मतलब ये भी बचपने में ही हो गया कि हाँ, यानी बहुत जल्दी तैश में आना राजनीति के अच्छे गुण नहीं है। मतलब पहले आप बहुत जल्दी तैश में आ जाते थे, छोटी छोटी बातों मुझे लगता दिल पे लेते थे। मुझे लगता है दिल पे ले लेते थे। हाँ, हमने बहुत, आप हैरान रहोगे, बंसीलाल जी 96 में चीफ मिनिस्टर बने। 8 महीने के बाद तो हमने भिवानी में एक बड़ी रैली कर दी उनके खिलाफ। और वो भी तब भी करी तो भी हमने कांग्रेस के बैनर पर नहीं करी, अपने बैनर। उसमें मैंने उस वक्त जयप्रकाश सांसद थे उसकी पार्टी, उसको स्टेज पर बुला लिया। जसवंत सिंह मिनिस्टर थे बिजली के, उन्हीं के मंत्रिमंडल के, वो मेरे स्टेज पे थे। अच्छा। कांग्रेस के लीडर सारे डर के। मैंने पता था कि कांग्रेस को बुलाऊंगा तो ये डर जाएंगे। बंसीलाल जी से डर रहे थे बहुत से लीडर। यानी फरवरी मार्च में 97 में मैंने उनके खिलाफ रैली कर दी, बिल्कुल बड़ी रैली करी। क्यों, मतलब आपके दिल में ऐसा था कि भाई मैं सीएम की रेस? नहीं, मैं सीएम की रेस में कभी नहीं रहा। लेकिन एक बताओ ना, एक संघर्ष है शुरू से, कोई दिमाग रुकता नहीं। अब उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर 10-11 केस झूठे दर्ज करवा दिए। अच्छा। ऐसे ऐसे केस दर्ज करवाए कि मजाक बन गया बंसीलाल जी ने। हाँ, और ये दबाव में कि मेरे खिलाफ रैली को रद्द कर दे। लेकिन मैं नहीं माना। क्या केस बनाया आप समझ सकते हो? बताओ। एक इंद्र पुनिया एमएलए राजस्थान से, राजगढ़ से एमएलए, कांग्रेस का एमएलए, उसका सरकारी हाउस जयपुर में
और मेरे खिलाफ केस दर्ज कर दिया कि ये प्रॉपर्टी धर्मवीर की है। अच्छा, अब एक प्रदेश की प्रॉपर्टी है, सरकारी हाउस है, मेरी दिखा दी। एक एक यहाँ बसंत बिहार में सरकारी फ्लैट है, दिल्ली में बीएसएफ के हैं या सीआरपीएफ के, पता नहीं, उसका टेलीफोन नंबर, उसका हाउस का नंबर लिख के रख दिया कि ये धर्मवीर की प्रॉपर्टी है। केस बढ़ गया। भिवानी में एक बैप्टिस्ट स्कूल है, बहुत पुराना, 125 साल पुराना, उसका मालिक भी मैं बना दिया। एक डीएवी स्कूल था जुईवाड़ों का, महम रोड पर, उसका मालिक भी मैं बना दिया। ऐसे करते करते कई केस दर्ज कर दिए। सीआईडी डीआईजी होता था उसका बिश्नोई, सत्येंद्र बिश्नोई, बंसीलाल ने उसको बुलाया, मेरा भी आदमी वही था एक। उसने उसको इतना धमकाया कि तेरा दिमाग खराब है, मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मुझे ये नहीं पता ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये सरकारी प्रॉपर्टी धर्मवीर की कैसे होगी, तो मरने भी मरा होगा। आज तक वो केस चलते रहे, अपने आप ही खत्म हो गए। अफसर ने चौधरी बंसीलाल को बोला, बंसीलाल जी ने उस डीआईजी को धमकाया कि कुछ तो दिमाग से काम कर लो यार। अच्छा, बंसीलाल ने आपके खिलाफ केस करने के ऑर्डर दे दिए होंगे कि फंसा दो कैसे भी, वो तो कहा फंसा दो, लेकिन डीआईजी ने कुछ भी कर दिया। और वो केस अभी तक यूं कहीं अपने आप अपनी मौत मर गई, क्योंकि उनका चलान पेट दे ही नहीं दे पाए। एक केस तो ऐसा दर्ज किया कि बंसीलाल जी 11 मई को 1996 को 11 मई को वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, 13 मई को मेरे खिलाफ केस दर्ज हो जाता है, करनाल में, वो भी। हाँ, तो क्यों हुआ? उसमें क्या था आपका लेना देना? एक कोई आरोप लगाने होते हैं, लेकिन उस केस में कुछ नहीं कर पाए, वो सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए अपनी मौत हो, केस भी मर गया। यानी मैं एक चीज का तो मान के चलता हूँ। तो मैं, आप जो पूछ रहे थे कांग्रेस क्यों छोड़ी, कांग्रेस फिर हमने इसलिए छोड़ी कि मेरे को तो सामने आखिर में बंसीलाल और भजनलाल जी दोनों की फिर एक जोड़ी बन चुकी थी। अच्छा, उन्होंने कहा कि इसको ऐसी जगह लड़ाओ जहां से चुनाव ना जीत पाए। मेरा अपना विधानसभा मुंढाल था, तो उन्होंने पहले मुंढाल की सर्वे करवाई होगी, रिपोर्ट मेरे हक में आ गई, उन्होंने कहा नहीं। फिर हांसी की रिपोर्ट करवाई, हांसी में भी यही आ गई कि नहीं, यहाँ तो जीतेगा ठीक नहीं। आखिर एक बाडड़ा विधानसभा ऐसा है हरियाणा में जहाँ सबसे ज्यादा जाट है, जाट वर्ग। बंसीलाल जी ने कहा या तो जाट मेरा या जाट चौधरी देवलाल का, उनका भी कैंडिडेट है। भजनलाल बोला मैं यहाँ से, मेरा बेटा कुलदीप यहाँ से सांसद है, या नॉन जाट मेरा है, तो मैं तो कहीं का नहीं रहा, इसको बाडड़ा से लड़ा। और जैसे वो लड़ा तो मैं वहां भी अच्छे मार्जिन से जीत, मतलब बलि का बकरा उन्होंने सोचा आप बन जाएंगे, लेकिन आप बने नहीं बने। उसके बाद जब 2009 का चुनाव आया तो डिलिमिटेशन हो चुकी थी, मुंढाल विधानसभा खत्म हो गया, वहां से बंसीलाल जी का लड़का रणवीर महिंद्रा विधायक थे, बिजली मेरे ऊपर डाल दी कि महेंद्र लड़ेगा बाडड़ा से। तो मैंने कहा मैं कहाँ जाऊं। लास्ट का दिन था 25 तारीख का नॉमिनेशन का, 24 तारीख की रात को मेरे को कहा कि आप सोमनाथ से लड़ोगे। नहीं, मैंने गांव का पता न जाना न आना, लेकिन वो 15 दिन में मेरे को वहां से भी मैं लगभग जीत गया, थोड़े वोटों से जीत गया। अब आरोप तो फिर भी कोई यूं ही लगा देगा कि ये थोड़े वोट भी अप्लाई करके जीता हो। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जाएं, चुनाव जीत जाएं, आपने नाम नहीं सुना, आप गए नहीं, आप वोटर से मिले नहीं, कोई मेरे जो साथी सहयोगी हैं बचपन से आज तक, वो बिल्कुल धर्मवीर समझ के चुनाव लड़ते हैं। मैंने उनको कहने की जरूरत नहीं, ना मैंने उनको ये कहना पड़ता है कि आप किराया ले लो, आप गाड़ी ले जाओ, आप कहाँ रुकोगे। वो बेचारे कोई खेत में रुकता है, कोई गाँव में रुकता है, लेकिन मेहनत करके उन्होंने, उनकी मेहनत से मैं चुनाव जीत गया। मतलब उनकी मेहनत है जो पर्दे के पीछे है, चेहरा धर्मवीर है। पर्दे के पीछे क्यों कहो कि वो आत्मा से जुड़े हुए हैं साथी सहयोग, उसी का रिजल्ट है। चाहे वो चुनाव बाडड़ा था, चाहे वो चुनाव तोशाम था, चाहे वो चुनाव सोना था, या इसके बाद के चुनाव जितने भी हैं। तो राजनीति में तो ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई कोई सेफ सीट हो, बस हम जीते ही जीते। आपने कभी ऐसा नहीं सोचा? नहीं, मैंने सोचा थोड़ी, मेरे हाथ में थोड़ी होती है। मैं पहले से ही से अनसेफ सीट से लड़ा हूँ, तो शाम को सेफ कौन मानेगा, बाडड़े को कौन मानेगा, सोने को कौन मानेगा। जब यहाँ लास्ट में
सुनने के बाद भी मैंने कांग्रेस के लीडरों से बिल्कुल प्रार्थना करी कि जी मुझे बताओ, और ये बात कब की है, जब चुनाव का विधानसभा का 1 साल रह गया था। 1 साल पहले 2013 में पूछने लगा, ये 2014 का चुनाव आया है। तो मेरे को केवल यही कहा गया कि जब चुनाव आएगा तब बताएंगे आपको कहाँ से लड़ाएंगे। तो मेरे भी मन में शंका ये होगी कि इन्होंने फिर खराब करना है, कहाँ से लड़ाएंगे ना लड़ाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगा भाई कांग्रेस के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। 2013 में कहाँ थी एंटी, कहाँ तो थी? जितने इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, अन्ना आंदोलन और ये तमाम चीजें मैं कहता हूँ, तो आपने उसको भांप लिया था कि ये बहुत बड़ा बन जाएगा। नहीं ऐसा है। अभी बीजेपी में चला जाता हूँ क्योंकि आने वाला वक्त बीजेपी मैं इसलिए गया क्योंकि मैंने देखा कि मेरी बात नहीं बनी, मुझे कहीं तो ठिकाना दोगे। ये 90 विधानसभा, हाँ पहले बता दो यार मुझे कहाँ से लड़ना है। वैसे तो आपका हक बनता है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में भिवानी 2 बार जाऊं, वहां भी नहीं। तो ये सारी चीजें आपके साथ सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि आपकी किसी से बनी नहीं? नहीं, मेरे को निकालने के लिए ताकतें इकट्ठी हो जाती कि इसको निकालो पहले, इसको पहले निकालो। और निकालते निकालते आखिर मेरे को मैंने फिर कांग्रेस ही छोड़नी पड़ी। कांग्रेस भी छोड़ी तो मेरा, मैं खाटू श्याम जी को बहुत मानता हूँ। वो तो कहते हैं हारे के सहारे हैं। हाँ बिल्कुल है। लेकिन तो आप तो हार ही नहीं रहे ना, हारने वाली परिस्थिति में ही नहीं जा पा रहे हैं। मैं ऐसी परिस्थिति में तो आ गया कि मेरे लिए आगे अंधेरा कर दिया कि मैं कहाँ जाऊं। तो मैंने 9 मार्च 2014 मैंने अपने वर्कर साथी इकट्ठे करे भिवानी में, हमारी धर्म सेना के नाम से। उनसे पूछा मैंने क्या करना चाहिए। बोला अगर आपको जगह ही नहीं बताते तो छोड़ दो। मैंने वहां से सरकार से इस्तीफा दे दिया 9 मार्च को। और 13 मार्च को मेरे को माननीय मोदी जी ने टिकट दी थी। तो बात तो टिकट की पहले आपने कर ली होगी। मैं 2013 में एक अहमदाबाद में गांधीनगर में एक मीटिंग थी, सम्मेलन था जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के लोगों को बुलाया था। वो फाइल मेरी भी अप्रूव होगी कि मैंने भी वहाँ जाना पड़ गया। उस टाइम पर मेरी लगभग 2 घंटे माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत अच्छी बात हुई। 2 घंटे बातचीत हुई। उन्होंने खाने पर भी बुलाया मेरे को अलग से, खाने से अलग भी मेरे से कुछ चीजें पूछी। मुझे उनका काम करने का तरीका, गुजरात मॉडल, कई चीजों में बहुत ही ज्यादा पसंद। उनका तो हरियाणा मॉडल भी, क्योंकि बहुत काम उन्होंने किया है हरियाणा में रह के। तो इसलिए मैंने जब उनकी बातों को देखा, जो जीरो टॉलरेंस देखी, एंटी यानी करप्शन कैसे खत्म हो सकता है, डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, ऐसी ऐसी बातें बताई उन्होंने। मेरे दिन उसी दिन दिमाग में आ गई तो भाई सबसे अच्छा देश का भविष्य है तो वो बीजेपी है। देश को आगे बढ़ाना है तो यही एक, तब तक वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं बने थे, बाद में हुए। तो मैंने 9 मार्च को छोड़ दी। मोदी जी ने आपसे कहा कि भाई धर्मवीर जी, ये जो इतना राजनीतिक ट्विस्ट लेके आप अपने राजनीतिक करियर में चल रहे हैं, हैरान हुए कि नहीं मोदी जी आपकी पूरी राजनीतिक हिस्ट्री जान के? मैंने ऐसे पहले आदमी देखे जो जिनके टिप्स पर सारे देश की, सभी नेताओं की, सभी क्षेत्र की, आपकी भी सारी बातों ने पता थी। मुझे लगता है कि वो सबकी जन्म कुंडली रखते हैं। इसीलिए तो इस देश को इतनी तेजी से आगे बढ़ा पा रहे। मतलब लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो नकारात्मक नहीं है, वो सकारात्मक है। उनके खिलाफ कुछ भी कोई लेकिन उनकी सोच सकारात्मक है कि मैंने तो किसी की नहीं सुन के देश को आगे बढ़ाना है। तो कभी आपको मलाल होता है कि भाई बंसीलाल जी से, पूरे परिवार से जो मेरे रिश्ते इतने खटास भरे हो गए, नहीं होने चाहिए थे? नहीं होने चाहिए थे। आज के दिन मेरे बंसीलाल परिवार से बिल्कुल ठीक है। तो उसको सामान्य करने के लिए आपने कुछ किया? कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, समय करवाता है। समय बलवान है। जब आज के दिन बीजेपी में कांग्रेस की वो किरण चौधरी भी बेटी भी आ गई तो हमने अपने परिवार की तरह को सपोर्ट करी। 2014 में बहुत सारे नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, तो सबने एक साथ प्लान किया कि मतलब लोकसभा में नहीं, लोकसभा से पहले तो मैं और केवल राव इंद्रजीत गई, बाद विधानसभा का टाइम पर आए हैं। बाकी मतलब पूरे सरकार बनने के बाद आए। 2014 की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद आए। तो आपने और राव इंद्रजीत जी ने
पहले ही सोच लिया था? दोनों उनके भी रिश्ते कुछ ऐसे ही रहे कांग्रेस में? उनको के भी, क्योंकि उस वक्त प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से नहीं बढ़ पाई। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं छोड़नी चाहिए थी कांग्रेस, या नहीं, मैं तो उस वक्त चौटाला साहब के बारे में सोचता हूँ कि हमने बड़ा गलत, बस एक ही आपको गलती लगती हाँ है हाँ, कि वो कांग्रेस वाली तो, क्योंकि मेरे पास स्थान नहीं था, मेरे पास कोई ऐसी जगह मुझे नजर नहीं आई कि जहां से मुझे ये चुनाव लड़ाए, लोकसभा या विधानसभा का। और जब मैंने एक राजनीतिक सेवा करनी है, बीच में छोड़ के घर में कैसे बैठूंगा? तो आपको, यानी कि धर्मवीर सिंह को चुनाव जितवाने में राव इंद्रजीत सिंह की क्या भूमिका रहती है? बहुत अच्छी, उनका बहुत अच्छा, उनकी इमेज ठीक है सारे प्रदेश में। और मेरे लिए वो चुनाव में अपने चुनाव की तरह ही मेरे को पूरा टाइम देते हैं। आपके चुनाव में भी मतलब पूरा जोर हाँ, लगाते हैं? हाँ, लगाते हैं। लेकिन अहीरवाल की राजनीति में भी देखिए चीजें ठीक इतनी चल नहीं रही हैं। राव इंद्रजीत सिंह, राव नरवीर, जो खुल के लड़ाई आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जहां तक राव नरवीर है, दान सिंह है, हम सब कोई किसी पार्टी में हो, एक दूसरे से हमारे सामाजिक संबंध ठीक है। हमें राजनीतिक एक अलग चीज है, सामाजिक चीज अलग है। हमने राजनीति को देखते हुए अपने भाईचारा नहीं खराब करना। लेकिन खुले में जिस तरीके से एक दूसरे पर बयानबाजी आजकल कर रहे हैं राव इंद्रजीत, राव नरवीर, मुझे लगता है वो बयानबाजी की बजाय ज्यादातर जो आपका मीडिया है ना, ये भी बात का पतंगड़ बनवाती है। मीडिया को लगा नहीं, बात कुछ होगी, उसने ये कहा था, इसने ये कहा था, इसका ये मतलब था, इसका ये मतलब था, मतलब कुछ नहीं होता। कहीं मैं मीडिया से प्रार्थना करूंगा छोटी सी, आप भी नकारात्मक ब्रांड की बजाय सकारात्मक, अगर किसी बात पे अगर किसी का टकराव है तो भी कहो कि मिलके चलो। हम तो चाहते हैं मिलके चले, लेकिन अच्छी बात, अमूमन ऐसा दिखता नहीं है कि भाई बहुत खुल के टकराव सामने आए। लेकिन गुरुग्राम में बहुत ज्यादा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भी इसको लेके सख्त बयान दिया कि भाई दोनों को बुलाया जाएगा, इस तरीके से चीजें जो है वो सही तो नहीं है। वो इसीलिए तो कहना पड़ा, उसने कहा होगा कि कोई ऐसी अगर बात है तो हम दोनों से बैठ के बात करेंगे। आप फरीदाबाद में देखिए, वहां पे भी कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस आपके विपुल गोयल, राजेश नागर और गौरव गौतम। देखिए, ये हिंदुस्तान की नेचर कल्चर है। क्या कोई सामूहिक परिवार है, उसमें आपसरी में छोटी छोटी बातों को लेकर नाराजगी नहीं होती? परिवार में भी हो जाती है। ये भी एक परिवार है। कई बार कई वर्कर कहता है जी मेरा काम नहीं होया, देखो फलाने करवा लिया, और आपको और हमारे को ये लगता है कि टकराव हो गया। टकराव नहीं होता है। नहीं। अभी 2024 का विधानसभा का चुनाव है ना, आपने कहा कि मेरे बंसीलाल परिवार से रिश्ते अब सामान्य हो गए, तो किरण चौधरी से भी बिल्कुल ठीक? 100%। और श्रुति चौधरी से भी? आप पूछ के देखना, मेरे इलाके में मैंने उनके लिए और विधानसभाओं से ज्यादा टाइम दिया तो सामने। दिल से लगे? बिल्कुल दिल से, अपनी बिल्कुल बेटी मान के लगा, मैं ऐसे नहीं लगा। इसीलिए हमने 9 में से हम 7 सीट जीती। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि उनको जिताने में तो चलिए आपने, आप कह रहे हैं दिल से मेहनत की, बेटी की तरह मैंने माना और बेटी के लिए ही चुनाव प्रचार किया। उनके जो ऑपोजिशन वाले हैं उनको हराने के लिए भी आपने बड़ा प्रयास किया। कह रहे जेपी दलाल को हराने में धर्मवीर सिंह ने पूरा जोर लगा दिया। ऐसा है, बिल्कुल सच्चाई तो है। मैं 9, 10, 11, 12 विधानसभाओं के ऊपर मैं सोना भी टाइम दे के आया। मैं नारनौंद भी गया, मैं इसमें भी गया, नड़वाल के में भी गया, पूछ के देख लेना। उन 2 कैंडिडेट्स ने मेरे को नहीं बुलाया, इसलिए मैं उधर नहीं गया। तो जेपी दलाल साहब ने आपको नहीं बुलाया? मैं जेपी दलाल साहब ने बुलाया और ना ही अभय सिंह ने बुलाया। बल्कि जेपी दलाल ने एक दिन कहा कि आप वर्कर मीटिंग में आओ। मैं फर्स्ट डे वर्कर मीटिंग में गया उनको। अच्छा, वर्कर मीटिंग में आपको बुलाया, आप गए? उसके बाद नहीं बुलाया? उसने अपने घर पर बुलाई थी लुहारों में। फिर एक दिन जब 3 दिन रहे तो 4 दिन रह गए थे कि एक दिन शिवानी की वर्कर मीटिंग में उसने कहा कि आ जाओ। मैं बिल्कुल गया। मैंने कहा मैं आपको 2 दिन दे देता हूँ, 1 हफ्ता चुनाव कर रहा था। बस उन्होंने ये कहा भाई 2 दिन ना दो, मुझे तो कुछ वोट दिला दो। मैंने कहा यार मेरे पास तो जादू की छड़ी थी, मैं वैसे वोट कैसे मेरे क्यों मानेगा? मैं आपके साथ चलता हूँ, 2 दिन में आपको टाइम दे देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं 2 दिन टाइम ना दो, सिर्फ आप 2000 वोट दिलवा दो। 2000 वोट मांगे बस? मैंने कहा मतलब ये क्यों कहा जाने लगा कि भाई आपने किरण चौधरी के साथ मिलके राजवीर फरटिया की मदद की कि वो जीत जाएं और जेपी दलाल? अच्छा, राजवीर फरटिया तो मेरी लोकसभा में सबसे ज्यादा अग्रेसिव होकर मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहा था।
मैं राजवीर की मदद कैसे कर पाऊंगा? चुनाव में राजवीर तो पूरी ताकत लगा रहा था दान सिंह के साथ। और दूसरी बात, मैं जितने भी चुनाव लड़ू हूं या हारता हूं या जीतता हूं, मेरी जिंदगी में मैंने आज तक कभी किसी के बारे में ये नहीं कहा है कि मैं फला आदमी ने मेरी खिलाफत करी है उसकी वजह से मेरे को कम वोट मिले। मेरी जिंदगी का पहलू किसी से कहलवा देना। मैं हारता हूं तो कहता हूं कि कोई मेरे अंदर कमजोरी है उसको मैं ठीक करूं। जीतता हूं तो पार्टी और पार्टी वर्कर और जनता ने जिताया। ठीक। लुहारू से ये दो जो हल्का है, अब टोटल लोकसभा बता देता हूं मैं। भिवानी जिले में लुहारू, तोशाम और भिवानी 3 विधानसभा हैं। मेरे को वोट आए थे वहां पर लगभग 60,000, जेपी दलाल को आए 80,000। तो वोट तो उनको ज्यादा मिले, मैं तो 20,000 लोकसभा में कम मिले थे मेरे को। मैं तो वहां 8,500 से आ रहा था, वो केवल 700-800 से आ रहे हैं। नहीं, आरोप भी कोई हमारे ऊपर लगाएगा, यह बात समझ में नहीं। अगर मैं वोट ही ले रहा था तो मेरे को भी तो 80,000 आ जाते, मेरे को 60 क्यों आए? तो मतलब ये भी आरोप बिल्कुल गलत है, नकारते हैं आप। मैं तो आपके सामने आंकड़े भी पेश कर रहा हूँ। मैं 8,500 से आ रहा हूँ, वो सिर्फ 700-800 से आ रहा है। उनको 80,000 वोट मिला, मेरे को मात्र 60,000 मिला। एक दूसरा महेंद्रगढ़ जिला है जहां अभय सिंह के बारे में कहते हैं। महेंद्रगढ़ जिले में मैं हर जगह अच्छी लीड कर रहा। दान सिंह महेंद्रगढ़ प्रॉपर में मैं 5,000 से लीड कर गया, बाकी 18,000 से कर। मात्र वहां 1 साल का था, मैं सिर्फ 2,500 से लीड कर गया। आप तो जीत गए ना, तो मतलब पहुंच तो गए कम से कम लोकसभा। परंतु मैं कहता हूँ उस जिले में सबसे कम वोट मुझे कहाँ मिले? नांगा चौधरी में। ये विश्लेषण वहां के एमएलए ने करना चाहिए कि उस सरकार में 2 ही मंत्री थे, अभय सिंह और जेपी दलाल। ऐसा क्या कारण था कि उन्हीं हल्कों को खो गया हूं? खुद ने विश्लेषण करना चाहिए कि दूसरे ने नहीं, मेरी तो कोई कमी नहीं। तो अभय सिंह भी राव इंद्रजीत पर ये आरोप लगा रहे। मैं कहता हूं खुद ना आदमी ने देखना चाहिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं रही है। मैंने जो जनता की भावना देखी है, जनता थानेदारी को पसंद नहीं करती, जनता सोबर आदमी को पसंद करेगी। इन दोनों नेताओं में कहीं ना कहीं अहम है, और अहम राजनीति में आगे नहीं बढ़ने देते। जब रावण का ही अहम निकाल दिया लोगों ने, तो हम किस खेत की मूंगी? तो ये अहम तो लेकिन देखते सभी लेके चलते हैं आजकल। नहीं चलते। क्यों चलेंगे? हम जनता हमारे को वोट देती है, हमने कोई अपनी ताकत से पहलवान थोड़े हैं, हम अपने दिमाग से, हमको साइंटिस्ट थोड़े हैं, प्रोफेसर थोड़े हैं। जनता ने हमारे को वोट दे दिया, हम आगे। और हम अहम करें जनता की ताकत के, उसी की ताकत को लेके हम घमंड कर जाएं, फिर क्या? तो ये आगे चुनाव लड़ेंगे आप 2029 के चुनाव के लिए तैयार? ऐसा है, ये सारा काम पार्टी का है। मेरे पास एक बार नारनौल से किसी ने एक सोशल मीडिया वाला निकाल दिया कि जी आप तो सन्यासी हो। मैंने कहा मैं तो आधे से ज्यादा पहले से सन्यासी हूँ। उन्होंने उस बात का पतंगड़ क्या बना के धर्मवीर ने कहा मैंने सन्यास ले लिया, मैंने छोड़ दी राजनीति आज से। पता नहीं, मैंने फिर उनका हाँ या ना का कोई जवाब नहीं दिया। तो मतलब आप कोई राजनीति नहीं लेना चाह रहे? केवल पार्टी ही फैसला करती है कि आपने क्या करना है, केवल पार्टी। और हमने ये बीजेपी में आके सीखा है कि देश के बाद पार्टी, पार्टी के बाद मैं। इसलिए हमारा कोई अलग एजेंडा नहीं है। अब तो हम समर्पित हैं पार्टी के प्रति। तो 29 का चुनाव पार्टी लड़वाएगी नहीं लड़वाएगी? केवल ये पार्टी के ऊपर हम नहीं है। पार्टी जहाँ जिसको जिम्मेवारी लगानी वो लगाओ। तो कह रहे 24 के चुनाव में भी बड़ी मुश्किल से टिकट मिली थी। किसको? आपको। आप भूपेंद्र यादव से पूछना, मेरी तरफ से पूछ लेना। मैंने भूपेंद्र यादव जी से रिक्वेस्ट करी थी, जी आप भिवानी महेंद्रगढ़ से लड़ो। आपने खुद कहा? पूछ लेना। और मैं लड़ना चाहता हूँ विधानसभा, आप यहाँ से लोकसभा लड़ो। आप पता नहीं ये कहाँ से बात ले आए, बड़ी मुश्किल से मिली थी, बड़ी मुश्किल से मिली थी। मैं तो खुद ये चाहता था, लेकिन पार्टी ने कहा कि नहीं तुम्हें लड़ना है। तो आप विधानसभा लड़ने चाहते थे उस टाइम में जब अगेन एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में बीजेपी की खिलाफ थी? क्या फर्क पड़ता है? हमने बताया ना, हम इन चीजों को कभी नहीं सोचते किसके खिलाफ क्या माहौल है। हमारी आत्मा ठीक रहनी चाहिए। तो 2017 में ये भी कहा गया कि भाई आप कह रहे हैं कि मैं इतनी बड़ी ये जो लोकसभा है यहाँ पे घूम नहीं सकता हूँ, बहुत बड़ी है। बिल्कुल कहा,
बिल्कुल ये कहा। मान रहे हैं आपने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल कहा, और मैंने क्यों कहा वो भी बड़ा स्पष्ट बताऊंगा। मैं महेंद्रगढ़ के किसी गांव में था, लोगों की डिमांड, जैसे हम कांग्रेस में रहे, लोकदल में रहे, तो हमारी तरीका अलग था काम करने का। वर्कर गांव के विकास का लोग भी काम, बहुत ज्यादा ही जुड़े होंगे इस लिहाज से, ग्रामीण विकास का काम, स्कूल का, हेल्थ का, गली का, नाली का, इंडिविजुअल काम, वो पूरी एप्लीकेशन आ जाती। तो उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी थे। मैंने उनको कहा जी हम जो केंद्र के काम हैं उनको लिख के भेजते हैं केंद्रीय मंत्रियों को, उनका जवाब आ जाता है। हम जितने काम हैं वो आपकी सेक्रेटरिएट में आपके नाम भी भेजते हैं, मंत्रियों के नाम भी भेजते हैं, लेकिन हम जो दरखास्त देते हैं उनका कोई जवाब नहीं आ पा रहा, कोई रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा। तो माननीय मनोहर लाल जी अपनी बात पर सही थे। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा काम केंद्र का है, सेंटर के लिए तुमने वोट मांगे हैं, उन योजनाओं के ऊपर तुम काम करो, तुम ये एप्लीकेशन मत लिया करो गांव विकास के फला के, इससे कोई फायदा नहीं है। मन ने फिर उस वक्त कह दिया कि जी मेरे बस का नहीं है, अगर ये एप्लीकेशन नहीं लेते तो फिर किसी और को चुनाव लड़ाना, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तब ये मैंने बिल्कुल कहा था। मतलब वो भी आपने गुस्से में या फिर परेशान नहीं कि भाई क्या है, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने कहा कि नहीं ये तुम्हारा वो काम है, क्योंकि हमारी एक आदत थी कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना। किसी ने बताया जी ये नहर में पानी नहीं आता तो इसका नाला बनवाओ, ये गली बनवाओ, ये स्कूल के कमरे बनवाओ। उन्होंने कहा कि ये एप्लीकेशन मत लिया करो, ये काम प्रदेश सरकार का है, तुम्हारा काम ऊपर का है। तब मैंने कहा भाई मेरे बस की बात नहीं। लेकिन लोगों को तो उम्मीदें रहती है ना, भले ही सांसद हो, अब आम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। आम लोग आपसे मिलेंगे तो कहेंगे भाई मेरी नाली में ब्लॉकेज बात है। तो यह वजह कि यहाँ काम का बंटवारा कर रखा है। हम जो वोट लेके आते हैं वो देश की पॉलिसी बनाते हैं पार्लियामेंट में बैठ के। हमारा काम तो वो है संविधान के हिसाब से, प्रदेश की सरकार का प्रदेश काम करे, ग्राम पंचायत का काम ग्राम का सरपंच करे, शहर का काम शहरी लोकल बॉडीज करे। लोग इस बात को ध्यान नहीं देते। वो तो जो सरपंच का काम है वो भी धर्म भी तुम्हें कर, एमएलए वाला भी तुम्हें कर। अब धीरे धीरे समय आ गया, हमने विकसित देश अगर बनाना है ना तो अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाओ। इसीलिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से काम करो, आप आंख मीच के मत करो। जब तक योजनाओं के ऊपर काम नहीं चलेगा, योजनाओं के लिए ही कानून बनाओ। तो सांसद का काम करे, हरियाणा विधानसभा है, यूपी विधानसभा है, वो अपना प्रदेश का काम करे। लोकल बॉडीज, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायतें अपना काम तो भले ही मनोहर लाल जी की बात सुन के आपको एक पल के लिए तो हमें बुरा लगा, लेकिन आपको वो जिंदगी भर का सबक भी मिला कि भाई मेरा काम कुछ और है। मनोहर लाल जी की मैंने एक खासियत देखी, योजना बनाने में, प्लान बनाने में जितना ज्यादा दिमाग उनका चलता है और लॉन्ग टर्म के लिए इतना और किसी का नहीं चलता। देखो ना, उन्हीं योजनाओं का फायदा हमें विधानसभा में मिले। उन्हीं योजनाओं को चेहरा, आप जैसे नायब सैनी जी एक भले आदमी है बतौर मुख्यमंत्री, सॉफ्ट हैं, तो दोहरा फायदा ले लिया। अब तेजी से आगे गाड़ी बढ़ी, और अब तो विपक्ष भी मानने लग गया कि 2047 तक लोकसभा हो विधानसभा हो दूसरी पार्टियों के लिए जगह है कहाँ। लोग मानने लगे जो थे ना वैसे, वो भी मानने लगे कि लेकिन अभी बुढ़ापा पेंशन को लेकर बहुत सारा प्रदेश में बवाल हुआ। ऐसा है, इसको मात्र क्या था, वो केवल इतनी बात थी कि जिनकी शिकायतें आ रही हैं उनकी एक बार रोक दो। जिनकी शिकायतें आ रही हैं प्रॉपर्टी सिर्फ रोकी गई थी, काटी नहीं थी। तो रोकने पर भी विपक्ष कहता है देखो हमारी वजह से अब ये पेंशन देनी शुरू। सारी क्रेडिट ले रहे हैं, अभय चौटाला कह रहे हैं मेरी वजह से। मैं कहता हूँ मैंने बता दिया था कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं, बीजेपी वालों को घुसने नहीं देंगे। ऐसा है, कह रहे हैं डंडे तैयार रखो, पता नहीं किसी कैसी ऐसा है। विपक्ष ने अगर वोट लेना है तो ऐसी बातों को ही, झूठी बातों को आगे करना पड़ेगा। हमने तो पहले से ही हमने झूठ का सहारा लिया है। मैं दूसरे को नहीं कहता, हमने लिया। हमने झूठ का सहारा लिया क्या 85 में। अब याद करो, एक राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ। राजीव लोंगोवाल समझौते में क्या था, हरियाणा को जितना पानी मिलना था 3.8 लाख फीट पानी, वो पानी हरियाणा को, ये राजीव लोंगोवाल का समझौता था। राजीव गांधी ने उस वक्त 318 करोड़ रुपए, 418 करोड़ रुपए जो पंजाब में नहर बननी थी उसका पैसा भी भारत सरकार से दे दिया। विरोध करना था पंजाब ने, पंजाब के खिलाफ था वो फैसला। विरोध किसने कराया? हमने कराया। तो देवलाल के नेतृत्व में हमने कराया।
उस वक्त बंसीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो बसों में सरपंचों को बिठा के वो नहर दिखाते थे कि केवल 10% नहर का काम बाकी है, 90% हो चुका है, तुम थोड़े रुक जाओ, इस नहर को बढ़ने दो। तो आप इसे झूठ का सहारा, हमने झूठ का सहारा लिया। लेकिन उसको लेके तो अभय चौटाला आज तक अपने आप को क्रेडिट देते हैं कि हमारी वजह से जो हो गया वो हो गया, वरना आज तक तो कुछ किया नहीं। कोई भी कहता है तो झूठ कहता है। बंसीलाल जी का टाइम पर उन्होंने बाकायदा सरपंचों को सरकारी बसों में लेके दिखाया, और हमने कहा कि पंजाब जीत गया, हम तो लूट गए, हरियाणा का पानी गया, हरियाणा का पानी गया, हरियाणा का पानी गया। हकीकत क्या है, आज 39 साल हो गए, उस 40 साल में लोकदल AB, कांग्रेस, बीजेपी, प्रदेश की सारी पार्टियां एक ही बात कर रही है, हमारा नहर बनवाओ। क्यों कर रही है फिर? अब वो समझौता लागू करो जो राजीव लोंगोवाल था, अब क्यों कह रहे हैं? रोका किसने? हमने रोका। और उसका फायदा क्या हुआ? प्रदेश का तो अहित हुआ, क्योंकि प्रदेश को पानी 40 साल से नहीं मिल पाया। फिर मेरे वर्ग की तान लागी, MLA बन गया उस समझौते की वजह से। समझौता हरियाणा का हक में था, हमने लोगों को बकाया कि तुम्हारे खिलाफ, तो चो देवलाल का हक दे, लोगों ने बकाया लो, समझाओ ना। अच्छा, चौधरी देवीलाल ने ये, हाँ सच्चाई थी, ये बात, ये सीख थी, और ये गलत नहीं है। इसीलिए आज सारी पार्टियां असल काम हो गई तो भी कहेंगे कि बता दो। आजकल कांग्रेस नहीं करी क्या, कभी किसी समझौते को कहते ये गलत है। अब कल तो यहाँ प्रदर्शन था सीमेंट वाला, उसमें भी आप अगर विरोध कर रहे हो तो क्या चाहते हो? ये देश उल्टा अफ्रीका बनाओगे क्या? इस देश को आगे बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? तो कह रहे डर गए मोदी जी, जवाब नहीं दे रहे संसद में हमें। नहीं तो यहाँ क्या था, सीमेंट में मोदी जी थे, इसका विरोध क्यों कर रहे थे? मोदी जी ने ड्रामा बना दिया पूरे देश का। चाइना के प्रोडक्ट यहाँ पे आके हम दिखा रहे हैं कि भाई ये इंडिया में बने हैं। मैं तो कहता हूँ तो आज से 14 साल पहले क्या देश के हालात यही थे? क्या रेल में, सड़क में यही थे? आप भी सारे घूमते हो, यही थे क्या? आप आज एयरपोर्ट पर चले जाओ, रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, रेल में बैठ के यहाँ का आदमी लोहारू 2 घंटे में पहुंच जाता है, पहले हमें 6 घंटे लगते थे। कांग्रेस कहती है काम तो सारे हमने ही किए थे, बीजेपी ने बस नाम बदल दिया, ये रिबन काटने का काम किया, नया कुछ किया नहीं है। कौन सा नाम बदल दिया? आप इस मनरेगा की बात करे होंगे, यही करे होंगे ना? पहले था ये मनरेगा, मनरेगा का कभी 30-35 हजार करोड़ से ज्यादा पैसा हम नहीं खर्च कर पाए। सारे तो आधे से ज्यादा तो सरपंच सस्पेंड हो गए, क्योंकि उन्होंने कह रखा था सिर्फ खड्डे खोदने हैं, मिट्टी का काम करोगे बस, आपने केवल काम देना है, काम नहीं करवाना, काम देना है, यानी मजदूरी देनी है। हमने कहा कि माननीय मोदी जी ने कहा कि इसका बजट बढ़ाओ, आज वो बजट 3 गुना बढ़ा दिया, और इसके साथ पक्का स्ट्रक्चर तैयार करो, गांव का विकास कर दो। इसीलिए विकसित भारत नाम रखा उसका, कि उस पैसे से वेजिज, मटेरियल कंपोनेंट, प्रदेश का पैसा, खुद का पैसा लगा के कम से कम जो चीज बने वो 10-20 साल नजर तो आए। स्कूल का कमरा बन गया, ये घाट बन गया, ये गली बन गई, ये ड्रेन बन गया, ये पानी निकासी का हो गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक बार खड्डा बंद करो, 2 साल के बाद उसको फिर खोद लो, फिर बंद करने का पैसा ले लो, क्या फायदा? उससे विकास हो जाएगा। उसका नाम भी कहते हैं आपने विकसित भारत क्यों रख दिया? यही तो है। कितनी बार उन्होंने क्यों नाम बदले? फिर पहले यही नरेगा था, मनरेगा हुआ, JRY थी, काम के बदले अनाज योजना थी, उन्होंने नाम बदले। किसी मसले पे सरकार जवाब नहीं देती है। एप्स्टीन फाइल्स की इतनी चर्चा है, बजट में आम लोगों को कुछ नहीं दिया। US ट्रेड डील आप बजट, आज समय आ गया, विकसित भारत अगर बनाना है देश को, आपने 2047 तक विकसित देश की श्रेणी में लेके आना है, तो बजट को 3 तरह से देखो। 1 साल का लेखा जोखा, 5 साल के लिए प्लान क्या है, और 47 तक हमने इस देश को आगे कैसे बढ़ाना है। लुभावने नारों से कुछ नहीं मिलता, और इस बजट को सही पढ़ोगे तो 2047 की एक शुरुआत कर दी। 5 साल में हमने किन किन योजनाओं को पूरा करना है, इस साल हमने अपना काम कैसे चलाना है। सीधा 2047 की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि नियर फ्यूचर में तो कुछ विकास कर ही नहीं सकते ना देश का, इसलिए झूठे सपने दिखाने के लिए सीधा 2047 इस साल का भी काम करो। 5 साल के लिए क्या करना है, हमने केवल 1 साल का नहीं सोचना, हमने आगे की सोचोगे। क्या हम योजनाएं सिर्फ 1 साल की बनाओगे, 1 साल के बाद घर बैठ जाओगे? लंबी सोच करोगे, लॉन्ग टर्म विजन जरूरी है। 100%। आप क्या सड़क बनाओगे तो 1 साल के लिए बनाओगे, अगले साल टूट जाओ, टूटने दो। क्या कर रहे हो आप? 3 बार से लगातार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं,
सेटिस्फाइड हैं कि भाई मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए बढ़िया काम किया? बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड। आपको थोड़े दिनों के बाद दिखाऊंगा। मैं प्रधानमंत्री का एक सपना था कि स्वच्छ भारत, साफ सुथरा गांव, 2014 में कहा था, याद करो। मैं थोड़े दिनों के बाद मेरे लोकसभा में जितने गांव हैं उनकी एक लिस्ट दूंगा आपको। स्वच्छता दिखती नहीं ना पूरे हरियाणा में, गंदगी गंदगी देखो, गाँव है। सुन तो लो। मैं 100% गांव को ट्रैक्टर ट्रॉली दे रहा हूँ सफाई के लिए। उसी से रोजगार गारंटी, यानी जो हमारा विकसित भारत है उसी से आप उस वेस्ट को उठाओगे, गड्ढा खोदोगे, देसी खाद बनाओगे उसी से, और गांव भी साफ सुथरा होगा। देश की और कोई लोकसभा ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें एमपी लेड से दूसरी संस्थाओं से पैसा लेकिन हर गांव को आज में मैं 70% से ज्यादा गांव को ये दे चुका हूँ। आप गांव में जाके पता करना, और ये मैं निरंतर करने लग रहा हूँ। मैं किसी चीज को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देखा है ना कि हमें ऐसे आगे बढ़ना है, हम उसी लाइन पर आगे बढ़ते हैं। हमने नहरी पानी का मामला हो, सड़क का हो, रेल का हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, मुझे संतुष्टि है कि हम इस 12 साल में बढ़िया आपने काम मैं किया तो मान के चलता हूँ कि जो रफ्तार है वो ठीक। क्योंकि एक बहुत ही ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी तैश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, से अब कट टू 2026 जब हम देख रहे हैं बिल्कुल ही शांति से। ना ये सही बात है। मैं पहले भाई मैं किसी के खिलाफ नहीं कुछ कहना चाहता, सही है कि मैं पंचायती आदमी हूँ, ये तमाम बातें हम सुनते हैं आपसे। तो इतना फर्क कैसे आया, क्यों आया? किसी नेता ने कुछ समझाया या कहाँ से ये हुआ? इस साल का बजट पढ़ो, 1 साल का, 5 का, 2047 तक, इसी यही काम हमारा था, बचपना, जवानी और अब हमने धीरे धीरे देखा कि हमारी गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं। हम रिव्यू करते हैं कि ये तुमने तो अपनी जिंदगी में गलत किया है। अच्छा, आप भी मैं करता हूँ। मैं मेरी डायरी डेली की जरूर लिखता हूँ सोने से पहले। अच्छा, आप डायरी भी लिखते हैं? बिल्कुल लिखता हूँ। और उस लिखोगे तो उससे पता चलता है कि मैंने दिन में कौन सी गलती करी है, ताकि भविष्य में और नेक्स्ट डे गलती ना हो। तो डायरी किसी के हाथ लग गई तो लॉटरी मिल जाएगी उसको, तो मतलब सब कुछ ले जाओ क्या बात है। हर साल की पूरी डायरी पूरी हो जाती है मेरी। अच्छा, तो अब आप भेज दिया कि हमें, हम नहीं पढ़ लेंगे। हमें भी कुछ नहीं मैं अपना, जैसी भी मेरी लैंग्वेज समझ में आए ना आए, जैसी टूटी फूटी भाषा है, मैं अपनी बात लिखता हूँ। अच्छा, आप रोज लिखते हैं? हाँ, सोने से पहले। ये तो मतलब एक लिखता हूँ। इतना टाइम भी कहते हैं होता नहीं है वैसे। नहीं, मात्रा अपना कितने चाहिए, 5-7 मिनट। अच्छा, तो ऐसी मोटी मोटी बातें लिख लो। पूजा करते हैं आप? सिर्फ एक बार मैं यहाँ हूँ तो यहाँ खाटू श्याम जी की मूर्ति है, सुबह उठ के सबसे पहले वहां जाऊंगा। अच्छा। मैं भिवानी हूँ तो सबसे पहले मेरा घर में मंदिर है खाटू श्याम जी का। 2 चीज, और परिवार के तौर पर लगाव होता है आपके माँ बाप के ऊपर। आपका मेरे घर में एक अलग कमरा है ऊपर। अच्छा। वहां मेरी मदर का बिस्तर है, बेड है, उसको मैं सुबह उठ के सबसे पहले उसको साफ करूंगा, झटकाऊंगा, दोबारा बिछाऊंगा। अच्छा, खुद करते हैं? खुद, दूसरा नहीं, मैं। और जब वो कुछ टाइम हो जाता है तो फिर मशीन में धो देता हूँ। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं? कई साल से। मतलब देख के या फिर उस कमरे में रहकर एक खुशी या फिर महसूस होती है? मैं वहाँ बैठता भी हूँ। अच्छा, बैठते नहीं है? तो श्याम बाबा से जो इतना जुड़ा हुआ, ये कैसे, कोई चमत्कार आपकी जिंदगी में भी श्याम बाबा का? नहीं, हमारा अपना गांव है, वो श्याम बाबा का ही पुजारी है। अच्छा। हजारों साल से, जब से गांव बसा है, इसीलिए जब मान्यता वहां की है तो हम भी उसी मान्यता को मानते हैं। तो मतलब बाबा के तो चमत्कार भी कहते हैं इतने अनूठे हैं। मैं तो मानता हूँ। आप मानते हैं? आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा? हर बार मेरे को कोई छोटी मोटी भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा सीधा मैं वहीं जाता हूँ, अपने आप प्रॉब्लम दूर हो जाती है। श्याम बाबा खुद देख लेते हैं? चाहे वो चुनाव जीतने का हो, टिकट का हो, किसी चीज का। आप दान सिंह से पूछना, काउंटिंग होने लग रही थी 12 बजे, मैं नारनौल गया। मैंने कहा दान सिंह, ये चुनाव तो मैं जीत रहा हूँ लगभग इतने वोटों से, रिजल्ट तो रात को आए।
उन्होंने बोला धर्मवीर नहीं मैं जीतूंगा। मैंने कहा मैं तेरे को एक बताता दान हूँ। सिंह का तो इतना बड़ा सिस्टम, पैसा, धन, हाँ, धन, कोई बल, बात नहीं। सब कुछ था। तो मैंने कहा ऐसा कर, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ खाटू श्याम जी, मैं तेरे को भी ले चलता हूँ। लोकसभा तो मैं जीत गया, तू और तेरी विधानसभा की बात बन जाएगी, वहां जाके अगर तू चल पड़ेगा तो। बोला मैं तो पूजा करता हूँ हनुमान की। मैंने कहा हनुमान से ज्यादा बढ़िया खाटू श्याम जी है, तेरी मर्जी, अगर तने विधानसभा में जीतना है तो तू चल, वहाँ ठीक रहेगा। तो मतलब ये तो आस्था की बात है हालांकि, लेकिन अगर राव दान सिंह आप कह रहे हैं उस दिन चले जाते श्याम बाबा तो के विधानसभा का में, चुनाव जीत जाते। हाँ, तो कोई हराने वाला नहीं होता, क्योंकि हारे का सहारा जब खुद ही बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो उसने नहीं मानी तो देखो बेचारा विधानसभा भी खो बैठे। तो अब राव दान सिंह को कह दें कि भाई कम से कम श्याम बाबा के दरबार जाके माथा टेक कराइए, धूप लगाइए। उसके देख रहा मैंने कही थी यार चल विधानसभा में बात बन जाएगी। तो दान सिंह जी सुन रहे हैं तो धोख लगाइए इस बार शायद कुछ बेड़ा पार हो जाए। हाँ, और तमाम वो लोग जो नेता अगर चुनाव हार रहे हैं या अपराध आत्मा से अच्छा दर्शन नहीं करना, कोई भी काम करो तो ईमानदारी से आत्मा से करो। आपने देवीलाल जी के साथ काम किया, बंसीलाल जी के साथ किया, मनोहर लाल जी के साथ किया, भजन लाल जी के साथ किया, सबसे बेहतर आपको क्या लगा कि भाई एक विजन, एक नेता के तौर पे प्रदेश के लिए सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन रहा? मैंने हालांकि उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन प्रदेश हित में जितना डेवलपमेंट का काम पर बंसीलाल जी ने किया, इतना मैं उसको नंबर 1 मानता हूँ। बंसीलाल जी से आपके मतलब मतभेद तो बहुत हैं, बेशक हो, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं उनके डेवलपमेंट उसकी में 5-4 चीजें काबिल तारीफ। सन 1971 तक उसने सारे प्रदेश के हर गांव में बिजली दे दी, सड़क से कनेक्ट कर दिया, लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी दे दिया। वो सरकारी जो खजाना है बजट का, वो ऐसे देखता था कि मेरी जेब से पैसा निकल रहा है, उसने पैसे को खराब नहीं करा। कुछ भी हो, बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से कम साधन होते हुए प्रदेश की डेवलपमेंट जितनी तेजी से उसने करी, मेरी अपनी सोच है। तो चीफ मिनिस्टर तो सारे ठीक रहे। बोलने से पहले टेंशन नहीं हो रही कि भाई अगर मनोहर लाल जी ने सुन लिया तो कहेंगे? मनोहर लाल जी का विजन अलग है। उन्होंने आज के भविष्य को देखते हुए मनोहर लाल जी ने जो योजनाएं बनाई हैं, आज के भविष्य को देखते हुए उनका कोई मुकाबला नहीं। सामाजिक तौर पर आज के मुख्यमंत्री को देखोगे आप, तो नायब सिंह सैनी से कैसी ट्यूनिंग है आपकी? बहुत बढ़िया। उनको सीएम की कुर्सी पे देखते हैं तो मतलब बहुत बढ़िया। क्या आप मेरे साथ ही रहे हैं लोकसभा में। नंबर 2, उनकी एक नई खासियत तो किसी में नहीं है, वो पता नहीं सोते हैं कि नहीं सोते। नंबर 2, थकते ही नहीं और हंसते रहेंगे, मैंने कभी उसको उदास नहीं देखा। ये हंसी से भी विपक्ष को प्रॉब्लम हो रही है। और मैं कहता हूँ जब आप किसी को एक हंस के बात करोगे तो आधा दुख दूर हो जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है। एक आप कड़वी नजर से देखोगे तो काम होता होगा तो रोटी हजम नहीं होंगी, उसमें कुछ तो खासियत है, यूं मान के ना चलो आप। तो मतलब जो नाम बीजेपी ने सोचा कि भाई मनोहर लाल जी को केंद्र में बुला के हरियाणा में नायब सैनी को भेज दिया जाए, बहुत अच्छी पसंद थी। तो मतलब ये मास्टर स्ट्रोक था। आप मान रहे थे कि 2024 में बीजेपी हरियाणा में सरकार बना लेगी? 2024 की विधानसभा चुनावों में 29 में पूछे 29 के आप 29 के 29 में भी अभी 24 में बना लेगी, आपको लगता था? क्योंकि सब कह रहे कांग्रेस की आंधी थी, तूफान था 24 में। हमने पहले आप मेरी वीडियो निकाल के देखना, चुनाव के दौरान माननीय अमित शाह जी की रैली थी बहल में, मैंने बिल्कुल स्टेज के ऊपर वोट मांगते वक्त कही थी कि जो हमारी यहाँ 9 विधानसभा है मेरी लोकसभा में, 2014 में हमें 9 में से 6 मिली और 2019 में हमें 5 मिली, इस बार हम 7 जीतने जा रहे हैं। तो आप भी आश्वस्त थे सरकार? जब मैंने ये कहा वो तो चुनाव से पहले की बता रहे हो कि 2000 मिनिमम, हम 2014 का भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, 2019 का भी तोड़ रहे हैं, हम उनसे भी बढ़ के इस बार 9 में से 7 सीट जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था, ही वोटरों की नब्ज पकड़ रहे थे हम। तो 29 में भी लग रहा है आप 29 को लोकसभा पहुंचेंगे और हम रहे ना रहे 2047 तक बीजेपी के नेतृत्व में ये देश विकसित भारत बनेगा
और दूसरी पार्टियों को भी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आओ हम मिलकर देश के विकास में भागीदार बने, इस विरोध को छोड़ दें, 2047 के बाद अपनी राजनीति कर लेना। 2029 में इनेलो कह रही है हमारा 9 नंबर से ना बड़ा खास नाता है और 9 नंबर हमारे लिए लकी है, 2029 में हम सरकार जरूर बनाएंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई 2000 आप भाप जाएंगे 2000 IMLD में वापसी की कोई प्लानिंग तो नहीं? 2029 का जोड़ 9 कैसे हो गया, मुझे भी समझा। 9 को मान रहा है कि भाई 9 नंबर लकी है, 2 तो 4 और 9 13। नहीं सिर्फ 9 को मान रहा मैं है। कहता हूँ 2000 2 और 9 13 हो गए। और मेरा अपना आंकड़ा, मेरे सारे के सारी चीजें वो 13 के जोड़ में हम 100% जीतते हैं, हर हालत में। नंबर है मेरा 13 लकी नंबर है, उनका 9 है, और मेरा 2029 में भी 13 बनता है जोड़। मुझे नहीं समझ में, मतलब 2029 में भी लोकसभा नहीं, मैं ये नहीं कहता, बीजेपी के मार्फत से आप 2029 को बहुत लकी मानिए। तो किसी ज्योतिषी को दिखाते हैं क्या? ना कभी नहीं दिखाते। ना। तो बस 13 नंबर लकी आज रिकॉर्ड से चला आ रहा है, रिकॉर्ड से। मेरी गाड़ी का नंबर हो, मेरे मकान का नंबर हो, मेरा टेलीफोन नंबर का हो, कोई और बातें हो, कोई महीने की तारीख। तो ये संयोग से हो गया कि 13? संयोग से। अच्छा, आपने ऐसा सोचा नहीं कि 13 है तो सब कुछ? पहला चुनाव लड़ा मैंने 87 में, उस विधानसभा का नंबर था 67। 13 नंबर। मेरे टेलीफोन का नंबर था 2605, जब तो यही होते थे लैंडलाइन नंबर। मेरी गाड़ी का नंबर था 373। सब कुछ 13, सब अपना आप, मतलब ये भगवान ने कुछ 13 नंबर से कनेक्ट बिठा दिया। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। तो ये खास बातचीत आपने सुनी, धर्मवीर जी ने तमाम अपने ऐसे किस्से भी हमारे साथ साझा किए, जो आज वो सोचते हैं तो उनको लगता है कि मतलब ये क्या फैसले मैंने ले लिए, क्योंकि कभी कभी इंसान ले लेता है फैसले, लेकिन अब इंट्रोस्पेक्ट भी करते हैं, सोचते भी हैं, समझते भी हैं, और कह रहे हैं निरंतर अपने आप में देखना चाहिए क्या खामियां हैं, किसको दुरुस्त करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, राजनेता कहते हैं कि भाई हार गया तो उसने हरा दिया, ऐसा हो गया तो उसने कर दिया, लेकिन धर्मवीर जी कह रहे हैं कोई कुछ नहीं करता है। आप क्या कर रहे हैं, अपने अंदर जरा झांक के देखिए, बीजेपी की नीतियों को लेके, अपने पूरे राजनीतिक करियर को लेके, आगे 2047 तक के विजन को लेकर, ये तमाम बातचीत इस पूरे पॉडकास्ट में हमारे साथ धर्मवीर जी ने की। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत।